एक एक कल्पना कीजिए, कोई 1500 साल पुरानी इमारत जी। जिसकी हर लकड़ी, हर पत्थर में न जाने कितनी कहानियां, कितनी यादें कैद हों। सदियों की। और फिर अचानक वो इमारत आग की लपटों में घिर जाती है। उफ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असल में हुआ है चीन के जियांगसू प्रांत में योंगकिंग मंदिर के साथ। आज हम इसी घटना की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं और स्ट्रेट्स टाइम्स की एक वीडियो क्लिप भी है। और वो क्लिप देखकर वाकई अंदाजा होता है कि आग कितनी भयानक थी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस नुकसान का असली मतलब क्या है। मतलब एक इमारत ही तो जली है ना? फिर ऐसा क्या खो गया जिसे लेकर इतनी बात हो रही है? चलिए इस खबर और इसके पीछे के इतिहास की परतों को खोलते हैं। और इसके लिए हमें, जैसा आपने कहा, इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1500 साल पीछे। 1500 साल? जी। दक्षिणी लियांग राजवंश के दौर में ये मंदिर 536 ईस्वी में बना था। 536 ईस्वी? हाँ। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एक ढांचा नहीं था। ये उस युग की वास्तुकला, वहाँ के विश्वास, वहाँ के समाज का एक जीता जागता सबूत था, जो इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज तक खड़ा था। तो हुआ ये कि आग ने मंदिर के एक खास हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। एक कई मंजिला वेंचांग पवेलियन था वहाँ। जी, वेंचांग पवेलियन। मैंने स्ट्रेट्स टाइम्स की वो वीडियो क्लिप देखी और वो मंजर वाकई बहुत परेशान करने वाला है। रात का अंधेरा और एक ऐतिहासिक इमारत धू-धू कर जल रही है। लपटें आसमान तक जारी थी। हाँ, और जब आग बुझी तो उस खूबसूरत लकड़ी की इमारत की जगह बस एक कंक्रीट का ढांचा बचा था। बस ढांचा। ये देखना बहुत दुखद है कि सदियों की मेहनत मिनटों में राख हो गई। बिल्कुल। लेकिन इस बुरी खबर में एक छोटी सी राहत की बात भी है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की जो मुख्य इमारत है वो सुरक्षित बच गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और सबसे जरूरी बात, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन जब हम इस पवेलियन के नुकसान की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर का नुकसान नहीं है। इसका सांस्कृतिक महत्व वो बहुत गहरा है। कैसे? मिसाल के तौर पर इस मंदिर का जिक्र टांग राजवंश की एक बहुत मशहूर कविता में भी मिलता है। अच्छा, तांग राजवंश, ये तो चीन के इतिहास का वो सुनहरा दौर था ना, जिसे कविता और कला के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही। तांग राजवंश को चीनी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है। उस दौर के कवियों को आज भी पूजा जाता है। तो अगर उस जमाने की किसी कविता में इस जगह का जिक्र है, तो आप सोचिए कि ये मंदिर आज से 1200-1300 साल पहले भी कितना मशहूर और अहम रहा होगा। सही बात है। तो जब ऐसी कोई जगह जल जाती है, तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं खोते, हम उस कविता से, उस इतिहास से अपना एक जीता जागता कनेक्शन खो देते हैं। मतलब वो कविता अब सिर्फ कागज पर रह जाएगी, वो जगह नहीं रहेगी जिससे देखकर उसे शायद लिखा गया था। बिल्कुल, वो अनुभव खत्म हो गया। और यहीं पर ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जो इस घटना को एक आम आग की खबर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। जी। ये जो वेंचांग पवेलियन है, ये सिर्फ एक खूबसूरत पुरानी इमारत नहीं थी। इसकी एक और पहचान है जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ी है। अच्छा। माना जाता है कि ये प्रसिद्ध चीनी लेखक शी नायान का आश्रम था। ओहो, शी नायान का। ये नाम शायद हमारे कई सुनने वालों के लिए नया हो, पर चीन के लिए ये बहुत बहुत बड़ा नाम है। आप बताएंगे कि शी नायान क्यों इतने महत्वपूर्ण है? देखिए, शी नायान ने इसी पवेलियन में बैठकर वाटर मार्जिन नाम का उपन्यास लिखा था। वाटर मार्जिन? जी। और वाटर मार्जिन को चीनी साहित्य के 4 सबसे महान क्लासिक उपन्यासों में गिना जाता है। ये चीन के लिए उतना ही अहम है जितना शायद हमारे लिए रामायण या महाभारत। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चीन की संस्कृति का हिस्सा है। विद्रोह, भाईचारा, न्याय, इन सब भावनाओं का प्रतीक है उपन्यास। इसके 108 किरदार तो आज भी चीन की लोक कथाओं में, ओपेरा में, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी जिंदा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक लेखक का घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी साहित्यिक कृति का जन्मस्थान था जिसने पूरे देश की सोच पर असर डाला। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर का वो घर जल जाए जहां उन्होंने हैमलेट लिखा था। ओह। या भारत में उस जगह को नुकसान पहुंचे जहां शायद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये उस स्तर का, उस लेवल का सांस्कृतिक नुकसान है। आप में समझी कि ये घटना इतनी बड़ी क्यों है? हम सिर्फ एक इमारत नहीं खोते, हम उस जगह की उस ऊर्जा को, उस माहौल को खो देते हैं जहां एक महान विचार ने जन्म लिया था।
वो जगह साहित्य प्रेमियों के लिए एक तीर्थ जैसी थी। ये तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब वहाँ क्या हो रहा है? क्या कुछ पता चला कि ये आग लगी कैसे? फिलहाल तो आग के कारणों की जांच चल रही है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह थी। लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। हाँ, और वो बहस सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। किस तरह की बहस? ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बहस। देखिए, इस आग ने एक साथ 3 चीजें तबाह की हैं। 3 चीजें? पहली, दक्षिणी लियांग राजवंश की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। दूसरी, तांग राजवंश की कविता में अमर हुई एक जगह। और तीसरी, चीन के सबसे महान उपन्यासों में से एक का जन्म स्थान। बिल्कुल। तो जब ऐसी कोई घटना होती है, वो हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना नाजुक है। हाँ, कुछ साल पहले जब पेरिस के नोटर डेम कैथेड्रल में आग लगी थी तो पूरी दुनिया हिल गई थी ना। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। ये घटना भी कुछ वैसी ही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ऐसी अनमोल विरासतों को बचाने के लिए कितने तैयार हैं। मतलब ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वेकअप कॉल की तरह है। सही कहा। ये सवाल उठाता है कि क्या हम टेक्नोलॉजी और विकास की इस दौड़ में अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को बचाने में कहीं पीछे तो नहीं रह रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये इमारतें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं होती जी, ये समय के कैप्सूल की तरह होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। और जब हम इनमें से किसी एक को खोते हैं तो हम अपनी कहानी का एक पन्ना हमेशा के लिए खो देते हैं। और सवाल यही है कि क्या हम इन कहानियों को भविष्य के लिए बचाकर रखने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? तो संक्षेप में कहें तो योंगकिंग मंदिर के वेनचांग पवेलियन का जलना सिर्फ एक इमारत का नुकसान नहीं है। ये चीन के इतिहास, उसकी कविता और उसके साहित्य पर एक साथ हुआ हमला है। एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी, स्रोतों में ये बताया गया है कि पवेलियन का जो कंक्रीट का ढांचा है वो बच गया है और अक्सर ऐसी जगहों को फिर से बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन होता है। जी। लेकिन सोचिए, जब कोई ऐतिहासिक चीज जलकर राख हो जाती है और हम उसे हूबहू वैसा ही फिर से बना देते हैं, तो क्या हम सच में उसे वापस ला पाते हैं? क्या उस नई इमारत में वही आत्मा, वही ऐतिहासिक एहसास हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। या वो सिर्फ एक अच्छी नकल बनकर रह जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विनाश ही उस जगह के लंबे इतिहास का एक नया दुखद अध्याय बन जाता है जिसे मिटाने की कोशिश नहीं बल्कि याद रखने की जरूरत है?